Hello students, today we are going to discuss about a very important topic of class 10 civics, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आज के हम इस टॉपिक में बात करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में और क्या इसके ऑर्गन है, क्या इसकी डिटेलिंग है, उसको पूरा क्लियर ही करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये देखना होगा कि ये टॉपिक आया कहां से, ये वर्ड कहां से आया है। तो हमारे पास में एक साइंटिस्ट है, उनका नेम है गार्नर। इन्हें पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी कहा जा सकता है, इन्हें फिलोसोफर भी कहा जा सकता है। सबसे पहले हम देख रहे हैं गार्नर के बारे में। गार्नर थ्योरी क्या कहते हैं? गार्नर कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में, उस गवर्नमेंट वर्ड्स को निकाला है इन्होंने और इन्होंने कहा कि एक एज ए मशीन और एजेंसी में वर्क करेगा। ये रिपीट कर रहे स्टेटमेंट को देखें एक बार। गवर्नमेंट वर्क करेगा गार्नर के अकॉर्डिंग मशीन में और एक एजेंसी में। अब ये दोनों वर्ड क्या है, मतलब एक मशीन के रूप में और एक एजेंसी के रूप में वर्क करने वाला है। लेकिन होगा कैसे, किसके बेसिस पे करेगा? थ्रू विच, जहां पर आपकी पब्लिक की जितनी भी वेलफेयर के वर्क होंगे उनको डेवलप किया जाएगा। पब्लिक के जितने भी वर्क्स होंगे उनको क्या किया जाएगा? डेवलप किया जाएगा। और जितनी भी स्टेट की कोई भी पॉलिसीज होंगी वो स्टेट की पॉलिसीज को डिटरमाइन किया जाएगा। स्टेट की पॉलिसीज को क्या किया जाएगा? डिटरमाइन किया जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास में कोई भी जैसे भी नॉर्मल वर्क्स होंगे, जैसे नॉर्मल इश्यूज होंगे, वो नॉर्मल इश्यूज को रेगुलाइज किया जाएगा। नॉर्मल इश्यूज को क्या किया जाएगा? रेगुलाइज किया जाएगा। अब ये तीनों लाइंस मैंने क्या लिखी है इनको अच्छे से समझते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट टॉपिक है क्लास 10th का। इस टॉपिक में वर्ड उठाया हमने गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में हमने सबसे उठाया सबसे पहले गार्नर को। गार्नर क्या कह रहा है? गार्नर ये कह रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इसमें गवर्नमेंट वर्ड एक मशीन में वर्क करता है, एक एजेंसी में वर्क करता है। और इसमें होता क्या है कि पब्लिक के वेलफेयर की जो भी वर्क्स होंगे उनको डेवलप किया जाता है। स्टेट की कोई भी पॉलिसीज होती हैं, स्टेट की जितनी भी पॉलिसीज होंगी उनको डिटरमाइन किया जाएगा। पब्लिक वेलफेयर के लिए कोई भी अगर वर्क किए जाएंगे या फिर कोई नॉर्मल इश्यूज होंगे तो उनको रेगुलाइज किया जाएगा। अब इनका मतलब क्या निकलना है? मतलब ये सिंपल है, पब्लिक वेलफेयर। पब्लिक वेलफेयर में हमारे पास एग्जांपल आता है, सपोज दैट मिड डे मील का। हम लोग को मिड डे मील का वर्क चला रहे हैं, तो मिड डे मील का कोई भी वर्क चला रहे हैं तो ये सारी चीजें किस में आएंगी? पब्लिक वेलफेयर में आएंगी। स्टेट पॉलिसीज की बात करें, स्टेट पॉलिसीज में हमने देखा कि 15 मार्च 1950 को हमारे पास इंडिया के अंदर एक कमीशन आया था। कमीशन का नेम था प्लानिंग कमीशन। क्या था? प्लानिंग कमीशन। और इस प्लानिंग कमीशन के बेसिस पर इंडिया के अंदर कुछ 5 ईयर्स की प्लानिंग रखी गई थी। कितने ईयर्स की? 5 ईयर्स की प्लानिंग। ये प्लानिंग कमीशन था, इंडिया के अंदर कुछ वेलफेयर के वर्क चलवाता था और ये वेलफेयर के वर्क चलते थे, ये 5 ईयर की प्लानिंग के बेसिस पे चलती थी। इन 5 ईयर की प्लानिंग्स को चेंजेस किया गया था। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 1 जनवरी 2050 को इस प्लानिंग कमीशन को, ये जो प्लानिंग कमीशन पहले चलता था, इसको चेंजेस किया था एज ए नीति, नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया। ये था हमारे पास एक ऐसा इंस्टीट्यूट, नीति आयोग, जिसको नीति कमीशन भी कहा जाता है। इसके बेसिस पे को चेंज किया था। ये करता है हमारे पास में स्टेट पॉलिसीज। ये स्टेट पॉलिसीज को डिटरमाइन करने का वर्क करते हैं। जैसे लास्ट में आता है नॉर्मल इश्यूज। कोई भी नॉर्मल इश्यूज हो सकता है, वो वाटर का प्रॉब्लम हो सकता है, वो इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम हो सकता है। और करंट एट प्रेजेंट में अगर हम लोग देखें तो एक चीज आती है हमारे पास, कोरोना का अभी चल रहा है एट प्रेजेंट। तो ऐसे कोई भी इश्यूज हो, वो इश्यूज को रेगुलाइज करना है या फिर इरेगुलाइज करना है, वो सारे काम गवर्नमेंट्स करेगी। तो फाइनली हम एक बार दोबारा से देखते हैं इसको क्या लिखा है यहाँ पर। स्टेटमेंट क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट टॉपिक, गार्नर थ्योरी दे रहे हैं। गार्नर कह रहे हैं गवर्नमेंट एक मशीन है, एक एजेंसी है, जिसमें पब्लिक के वेलफेयर के कोई भी वर्क होंगे उनको डेवलप किया जाएगा। स्टेट की पॉलिसीज होंगी उनको डिटरमाइन किया जाएगा। नेक्स्ट आता है नॉर्मल की कोई भी इश्यूज होंगे वो हमारे रेगुलाइज होंगे। मतलब कहने का मतलब ये सारे काम यहाँ पर होने वाले हैं। अब ये तो हमारे क्लियर हो गया कि वर्ड्स कहाँ से आया और किसने क्या कहा है। लेकिन वर्ड्स में आगे देखना ये है कि कौन कौन से इसमें ऑर्गन वर्क करने वाले हैं, क्या इसका थ्योरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके ऑर्गन्स के बारे में। ऑर्गन, तो यहां पर ऑर्गन देखते हैं गवर्नमेंट के। सबसे पहले हमारे पास आता है लेजिस्लेचर। सेकेंड ऑर्गन आएगा हमारे पास एग्जीक्यूटिव। और थर्ड नंबर पे हमारे पास वर्ड्स आएगा जुडिशरी। ढंग से समझे एक सेकेंड।
हमारे पास वर्ड्स आया था ऑर्गेन का। गवर्नमेंट के ऑर्गन कितने हैं? 3 ऑर्गन है। फर्स्ट है लेजिस्लेचर, सेकंड है एग्जीक्यूटिव, थर्ड है हमारे पास जुडिशरी। और इस लेजिस्लेचर वर्ड्स के अंदर हम लोग किस चीज के बारे में स्टडी करेंगे? लेजिस्लेचर में आपको यहां देखना है कि लेजिस्लेचर में कौन लेजिस्लेचर होगा। लेजिस्लेचर में 2 तरह के लेजिस्लेचर होने वाले हैं, एक हमारे पास होगा फेडरल लेजिस्लेचर और एक होगा हमारे पास स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लेजिस्लेचर के बारे में बात करेंगे, जहां पर हमारे पास फेडरल लेजिस्लेचर और स्टेट लेजिस्लेचर में डिस्कस करने वाले। एग्जीक्यूटिव के अंदर जहां पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर कैसे हमारे पास पीएम होगा, कैसे हमारे पास प्रेसिडेंट होगा और कैसे हमारे पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी। तो इन चीजों को हम देखेंगे एग्जीक्यूटिव के अंदर। और फाइनली जुडिशरी के अंदर हम देखने वाले हैं इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के बारे में। फाइनली एक बार रिपीट करते हैं स्टेटमेंट को। गवर्नमेंट्स के ऑर्गन है, ऑर्गन हमारे पास 3 होंगे, लेजिस्लेचर होगा, एग्जीक्यूटिव होगा, जुडिशरी होगा। लेजिस्लेचर 2 तरह से वर्क करेगा, फेडरल लेजिस्लेचर और स्टेट लेजिस्लेचर। और इस टॉपिक में फेडरल लेजिस्लेचर में भी हम लोग डिस्कस करेंगे लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट्स को, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। फाइनली ऑर्गन, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेचर में डिस्कस किया फेडरल लेजिस्लेचर में भी हम डिस्कस करने वाले हैं लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट्स के बारे में। इसके बाद हम देखते हैं एग्जीक्यूटिव में हमने डिस्कस करेंगे प्राइम मिनिस्टर के बारे में, प्रेसिडेंट्स के बारे में और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में। और जुडिशरी के अंदर हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में। तो आगे देखते हैं फर्स्ट लेजिस्लेचर। देखें लेजिस्लेचर, हमारे पास गवर्नमेंट का फर्स्ट ऑर्गन होता है। गवर्नमेंट का कौन सा ऑर्गन है? ये फर्स्ट ऑर्गन है, क्योंकि सेकंड नंबर का ऑर्गन एग्जीक्यूटिव था, थर्ड नंबर का ऑर्गन था हमारे पास जुडिशरी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्गन है। इसके अलावा हम लोग बात करें कि इसमें कौन कौन से वर्क करते हैं। ये 2 लेवल पे वर्क करता है। कितने लेवल पे वर्क करेगा? 2 लेवल पे। और इस 2 लेवल में एक वर्क होता है इसका फेडरल लेवल पे, एक होता है इसका स्टेट लेवल पे। और फेडरल लेवल पे हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया का आर्टिकल सेक्शन 79 ये कहता है हमारे पास कि हमारे पास एक पार्लियामेंट है, संसद। ढंग से सुने एक बार स्टेटमेंट क्या कह रहा है। लेजिस्लेचर हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्गन उठाया गवर्नमेंट का, जिसके अंदर फर्स्ट ऑर्गन होता है ये। सेकंड ऑर्गन हमारे पास एग्जीक्यूटिव है, थर्ड ऑर्गन हमारे पास जुडिशरी है। तो ये फर्स्ट ऑर्गन हो गया। इसके अलावा हम बात करें इसमें 2 लेवल वर्क करेंगे। पहला लेवल करेगा फेडरल लेवल पे। फेडरल लेवल का मतलब होगा सेंट्रल लेवल पे, मतलब केंद्र लेवल पे, भारत सरकार। स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट वर्क करेगी। स्टेट गवर्नमेंट का हम स्टेट चैप्टर होगा, वो नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं फेडरल लेवल पे। तो फेडरल लेवल पे हमारे पास में वर्ड्स आया पार्लियामेंट, आर्टिकल सेक्शन 79 आर्टिकल सेक्शन के अकॉर्डिंग हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये बात भी ध्यान रखें, हमारे पास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 395 आर्टिकल सेक्शन है। जिस आर्टिकल सेक्शन में हमारे पास एक वर्ड्स आता है 79 ये कहता है हमारे पास एक पार्लियामेंट। ठीक है, अब पार्लियामेंट सेक्शन का तो पता चल गया हमें। अब आगे देखना ये है कि इस पार्लियामेंट्स वर्ड्स में क्या क्या खुलने वाला है, क्या क्या ओपनिंग होगी। तो हम देखते हैं यहां पर पार्लियामेंट्स, ये हमने पार्लियामेंट्स वर्ड निकाल लिया। पार्लियामेंट्स वर्ड्स का हमें आर्टिकल सेक्शन पता चल गया 79। और इस आर्टिकल सेक्शन के बाद में पार्लियामेंट्स में अब देखना है आपको कि 3 पार्ट्स में यहां पर ओपन कर रहा हूं। एक मैंने ओपन कर दिया लोकसभा को, एक मैं ओपन कर रहा हूं यहां पर राज्यसभा को, और एक फाइनली हम वर्ड्स निकालेंगे यहां पर प्रेसिडेंट सेक्शन को। ठीक है, एक बार रिपीट करते हैं हम लोग। पार्लियामेंट सेक्शन, आर्टिकल सेक्शन 79 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया, आर्टिकल सेक्शन 79। ठीक है, इसमें हम लोग बात करेंगे लोकसभा के बारे में, राज्यसभा के बारे में और प्रेसिडेंट्स के बारे में। तो लेट्स बिगिन फर्स्ट लोकसभा। सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग लोकसभा को। इसमें क्या है, आर्टिकल सेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया 81। ध्यान रखें यहां पर हमने 79 आर्टिकल उठाया था, ये पार्लियामेंट्स के लिए यूज किया है। अब हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 81 के बारे में। आर्टिकल 81 किसके लिए डिनोट करेगा यहाँ पर? लोकसभा को। अब लोकसभा को देखना है कि किस किस नाम से जाना जाता है, क्या इसकी नंबरिंग होती है, कैसे उसका इलेक्शन होता है, कैसे नॉमिनेशन करेगा, क्या क्वालिफिकेशन होगी, कौन स्पीकर होगा, कौन डेप्यूटी स्पीकर होगा, ये सारी चीजें देखनी है यहाँ पर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके नाम से। इसको कहा जाता है फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस क्यों कह रहे हैं हम लोग? क्योंकि एक पार्लियामेंट्स के अंदर लोकसभा और राज्यसभा में फर्स्ट नंबर का जो मेंबरिंग हाउस होगा वो होता है लोकसभा। तो लोकसभा को हम कह रहे हैं पहले फर्स्ट हाउस। इसके अलावा इसको कहा जाता है लोअर हाउस।
निचला सदन, मतलब लोकसभा कौन सा सदन होगा, निचला, मतलब ये प्राइमरी सेक्शन है, ये अपर सेक्शन हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इसको कहेंगे हम लोग, ये कौन सा लोअर सेक्शन होगा, लोअर सेक्शन, और सेशन कौन सा होगा, फर्स्ट। तो दो नाम हो गए, एक तो फर्स्ट हाउस हो गया, एक होगा इसका लोअर हाउस। एक इसका तीसरा नाम होता है हाउस ऑफ द कॉमन, हाउस ऑफ द कॉमन। वर्ड समझ में नहीं आ रहा है कुछ, क्या है हाउस ऑफ द कॉमन, कॉमन वर्ड्स ये यहां से निकाला, मैं इस जगह स्लैश लगाकर एक वर्ड्स यूज कर सकता हूं, प्यूपिल। कहने का मतलब है इंडिया के अंदर जब लोकसभा के इलेक्शन होते हैं तो वहां नॉर्मल पर्सन पार्टिसिपेट कर सकता है इस इलेक्शन में, मतलब लोगों के द्वारा होने वाला इलेक्शन है ये, जिसमें इलेक्शंस के बेसिस पर जहां पर लोग यहां पर क्या होंगे, अपॉइंट होंगे, इलेक्टेड होंगे। तो ये ऐसा हाउस है जहां पर नॉर्मल पीपल, कॉमन पीपल्स भी यहां पर सिट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग नॉर्मली पर्सन यहां पर क्या कर सकते हैं, अपॉइंट हो सकते हैं, इलेक्टेड हो सकता है इनका मेंबर्स। आगे देखें हम लोग, हाउस ऑफ द कॉमन्स के अलावा एक वर्ड आता है, वर्ड का नेम है टेम्पररी, टेम्पररी हाउस। व्हाट इज द मीन ऑफ दिस स्टेटमेंट, टेम्पररी हाउस का मतलब है अस्थायी, मतलब इसको कभी भी डिसॉल्व किया जा सकता है। डिसॉल्व वर्ड का मतलब होता है भंग करना, मतलब कभी भी इसे खत्म कर सकते हो आप। लोकसभा फर्स्ट हाउस, लोकसभा लोअर हाउस, लोकसभा हाउस ऑफ द कॉमन, लोकसभा एक टेम्पररी हाउस है जिसे कभी भी क्या किया जा सकता है, डिसॉल्व किया जा सकता है। मैं आपको आगे इसके स्टेटमेंट में बताऊंगा कि लोकसभा अब तक 9 टाइम्स डिसॉल्व हो चुकी है, मतलब भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की लोकसभा अब तक कितने टाइम डिसॉल्व हो चुकी है, 9 टाइम्स डिसॉल्व हो चुकी है। तो आगे देखते हैं हम लोग लोकसभा में, एक बार स्टेटमेंट रिपीट कर रहा हूं मैं, थोड़ा समझें। लोकसभा में हमने देखा आर्टिकल 81, इसे फर्स्ट हाउस कहा जाता है, सेकंड हाउसेज नहीं कहेंगे, सेकंड हाउसेज हम लोग उसको राज्यसभा को कहेंगे। दूसरी बात हमने यहाँ पर देखा कि ये टेम्पररी हाउस होता है, एक हाउस ऑफ द कॉमन होता है, और ये नॉर्मली देखें तो टेम्पररी हमने इसको क्यों कहा, क्योंकि इसकी डिसॉल्वेंस की वजह से, ठीक है। और ये एक लोअर सेक्शन होता है, लोअर हाउस होता है। आगे हम बात करें इसके नंबरिंग के बारे में, नंबर ऑफ मेंबर, कितने मेंबर्स होते हैं, कितनी नंबरिंग होती है, वो चीजें देखनी है। एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था लोकसभा के पास, स्टार्टिंग में, आई मीन बिगिनिंग के अंदर अगर देखा जाए तो यहां कुछ नंबर्स थे 500 लोकसभा में कॉन्स्टिट्यूशन जिस दिन बना था उस समय पर स्टार्टिंग में मेंबरशिप रखी गई थी 500। लेकिन हुआ क्या कि स्टार्टिंग से जैसे ही चेंजेस आए तो 1987 गोवा, दमन और दीव, इनका एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था। एक्ट 1987 में आया था ये अधिनियम, जहां पर चीजों को जोड़ा गया था स्टेटों को। तो हुआ क्या था, यहां पर जो नंबरिंग शिफ्ट थी वो चेंज हो गई, और नंबरिंग शिफ्ट चेंज होने के बाद ये 500 स्टार्टिंग में थे और मेंबर हो गए कुछ 552। 552 क्यों हुए थे, 1987 में गोवा, दमन, दीव का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था, जिसकी वजह से नंबरिंग कितनी हो गई थी, 552। लेकिन प्रेजेंट में ऐसा नहीं है, मैक्सिमम नंबर 552 है, प्रेजेंट में नंबरिंग इतना नहीं है। प्रेजेंट में नंबर है लोकसभा के अंदर 545। एक बार रिपीट करते हैं, नंबर ऑफ मेंबर्स देख रहे हैं लोकसभा के, बिगिनिंग में है 500, मैक्सिमम में 552। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था गोवा, दमन, दीव का, जिस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1987 में आया, जिसकी वजह से रीजंस क्या हुए कि मेंबरशिप की जो मैक्सिमम नंबर्स थी वो कितनी हो गई, 552, और प्रेजेंट में नंबर कितना है इसका, 545। अब यहां देखना ये है कि ये 545 कहां से आ रहे हैं, 530 हम भारत के स्टेटों से उठाएंगे, 13 मेंबर्स हम लोग यूनियन टेरिटरी से उठाएंगे, केंद्र शासित प्रदेशों से, और 2 मेंबर्स प्रेसिडेंट्स अपने खुद नॉमिनेट करेगा। स्टेटमेंट दोबारा सुने, नंबर ऑफ मेंबरिंग स्टार्टिंग 500, मैक्सिमम 552। 1987 में एक्ट का आना, मेंबरशिप का बढ़ना, प्रेजेंट में मेंबर 545, स्टेट ने उठाए हमको कितना, 530, यूनियन टेरिटरी ने कितना दिया, 13, और प्रेसिडेंट्स ने कितने दिए, 2 मेंबर्स। अभी प्रेसिडेंट्स मेंबर दे रहा है, क्या ये इलेक्टेड होंगे, नहीं, इनको इलेक्ट नहीं किया जाता, इन्हें नॉमिनेट किया जाता है। ऐसे कोई भी पर्सन, इन्हें एंग्लो इंडियन भी कहेंगे हम लोग, ऐसे कोई भी 2 पर्सन, जो पर्सन किसी लिटरेचर से, किसी साइंस से,
किसी स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं और ऐसे पर्संस को प्रेसिडेंट्स अपनी आंखों के सामने अपनी नजर अपनी आईसाइट्स के हिसाब से एक एबल पर्सन या कैपेबल पर्सन कुछ भी कहें हम मानता है तो प्रेसिडेंट दो पर्संस को लोकसभा के अंदर नॉमिनेट कर सकता है। तो 513 प्लस 2 अगर हम टोटल करें तो 545 आता है। अब मैं यहां पर एक छोटा सा टॉपिक निकाल रहा हूं, इस 13 मेंबर्स को मैंने जो ये लिखा है यहां पे 13 मेंबर, इनको मैक्सिमम करेंगे ना तब हमारे पास 20 मैक्सिमम नंबर है। मतलब यूनियन टेरिटरी 13 मेंबर प्रेजेंट में दे रहा है, लेकिन अगर मैं इसमें +7 और करूं तो कितना हो जाएगा 20, और अगर इसमें +7 किया तो फाइनली आप देखो 545 + 7 तो आपके पास 52 ही आएगा। 545 में मैंने 13 नंबर लिए हैं, अगर मैं इनको 20 कर दूं मैक्सिमम तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 552। अभी तक ऐसा हुआ नहीं है लेकिन ऐसा हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो फाइनली हमने देखा लोकसभा की बिगनिंग में कि क्या हुआ था क्या नहीं, कैसे उसकी नंबरिंग थी। आगे देखते हैं इसका इलेक्शंस कैसे होने वाला है। इसके अंदर जो मेंबर इलेक्टेड होंगे वो सारे के सारे जितने भी होंगे ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज, ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज। इसका मतलब क्या होता है एडल्ट फ्रेंचाइज का? एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है वयस्क मताधिकार, मतलब जिन पर्सन की एज 18 ईयर्स अबव है ऐसे पर्सन इसमें वोटिंग कर सकते हैं। और हम लोग इसमें वोटिंग करने जाते हैं, जब लोकसभा का इलेक्शन होता है तो हम लोग वोट डालने जाते हैं। इसका मतलब इसका इलेक्शन कैसे होने वाला है? ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज। एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पर इसका क्या होता है? इलेक्शन होता है। आगे देखें, इलेक्शन का पता चला हमें, लेकिन क्या लोकसभा का कोई टेन्योर टाइमिंग होता है? मतलब इसका कोई टर्म कंडीशन है कि कब तक रहेगा या लाइफ टाइम रहेगा? तो इसका टर्म कंडीशन होता है लोकसभा 5 साल के लिए चलती है, 5 इयर्स के लिए। लेकिन मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक स्टेटमेंट बताया, इट कैन बी डिसॉल्व, इसे भंग किया जा सकता है बाय द प्रेसिडेंट्स ऑफ द इंडिया। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इसको क्या किया जा सकता है? डिसॉल्व किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है। तो टेन्योर टाइम तो 5 साल है लेकिन भंग हो सकती है, और ऐसा हुआ है। भारत में कितने बार लोकसभा भंग हो चुकी है? 9 बार, 9 टाइम्स ऐसा हो चुका है। ठीक है, तो हम वापस देखें एक बार इलेक्शन कैसे हुआ। एडल्ट फ्रेंचाइज वर्ड्स का मतलब क्या होता है? 18 ईयर से अबव। 18 ईयर से अबव पर्सन कोई भी अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन ऑफ द इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ द इंडिया मतलब भारत निर्वाचन आयोग के हिसाब से है ये सिस्टम। ठीक है, टेन्योर टाइमिंग कितना होता है? 5 इयर्स का होता है। डिसॉल्वेंस हो सकता है इसका, इट कैन बी डिसॉल्व बाय द प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, टाइम कितना? अब तक 9 बार ऐसा हो चुका है। 9 बार अब तक क्या हो चुकी है? डिसॉल्व हो चुकी है। आगे देखें, इलेक्शन का पता चल गया, मेंबरिंग का पता चल गया, इसके नाम का पता चल गया। अब देखना यह है कि अगर कोई आदमी इसको इलेक्ट करना चाहता है तो क्या वो अगर एक फॉर्म भर रहा है या फिर एक क्वालिफिकेशन के बेसिस पर हम बात करें तो क्या होनी चाहिए? सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सन अगर देखें तो एक वर्ड्स आएगा, ही एंड शी शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। भारत का नागरिक होना चाहिए पर्सन। ही शी, लड़की हो या लड़का हो, मेल या फीमेल कोई भी हो, ही एंड शी शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट्स है, ही एंड शी शुड बी द एज ऑफ 25, 25 साल उसकी एज होनी चाहिए और मोर, ज्यादा हो। 25 से कम नहीं होना चाहिए, आई मीन 25 से लोअर सेक्शन बिलो नहीं होना चाहिए, मोर हो चलेगा। ठीक है। थर्ड, ही एंड शुड बी अ प्रॉफिट होल्ड ऑफ अ ऑफिस। प्रॉफिट होल्ड ऑफ अ ऑफिस का मतलब क्या होता है? ढंग से सुने, इसका मतलब होता है प्रॉफिट होल्ड ऑफिस मतलब गवर्नमेंट जॉब। और ये वर्ड्स कैसे आया है? एक ऐसा पर्सन जो कोई स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार की नौकरी कर रहा है, या फिर कोई पर्सन सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार की नौकरी कर रहा है, आई मीन गवर्नमेंट सर्वेंट है वो पर्सन। और गवर्नमेंट सर्वेंट अगर कोई पर्सन है तो ऐसा पर्सन लोकसभा का मेंबर नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि अगर वो बनेगा तो वो 2 पोस्ट पर हेल्ड हो जाएगा, और 2 पोस्टें नहीं चलती है गवर्नमेंट के हिसाब से। तो उस पर्सन को एनी हाउ कंडीशन ऐसे पर्सन को एक पोस्ट से रिजाइन करना पड़ेगा।
उसे एक पोस्ट से क्या करना पड़ता है, रिजाइन। तो वो पर्सन कभी भी उसका एज 25 आपने डिक्लेयर कर दिया, सिटीजन ऑफ इंडिया उसको दिखा दिया। अब हम बोल रहे हैं प्रॉफिट होल्ड ऑफिस नहीं होना चाहिए, सरकारी पोस्ट नहीं होनी चाहिए, गवर्नमेंट जॉब नहीं होनी चाहिए, ना स्टेट गवर्नमेंट में ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट में, और स्टेट और सेंट्रल दोनों में अगर उसका कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं होगा, अगर है तो उसे रिजाइन करना पड़ेगा। उसे क्या करना पड़ेगा, रिजाइन। नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं, फोर्थ पॉइंट है, ही or she should not be a bankrupt and a mentally disabled। बैंकरप्ट पर्सन क्या होता है, बैंकरप्ट को हिंदी में कहते हैं दिवालिया नॉर्मली, लेकिन इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा क्या होता है। एक ऐसा पर्सन जिसने बैंक से लोन लिया, 5 लाख का, 10 लाख का, 15 लाख का, कितने का भी लोन लिया, लेकिन वो बैंक में उस लोन को पे नहीं कर पाया। और अगर ऐसा पर्सन जो बैंक से लोन लेता है और बैंक में लोन पे नहीं कर पाता, ऐसे पर्सन को बैंकरप्ट पर्सन कहा जाता है, दिवालिया पर्सन कहा जाता है। और ऐसे पर्सन जो बैंकरप्ट पर्सन होते हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा डिक्लेयर किए जाते हैं कि ऐसे पर्सन कौन होंगे, बैंकरप्ट पर्सन। और एक वर्ड आता है मेंटली डिसेबल्ड। मेंटली डिसेबल्ड, और डिसेबल्ड का मतलब हो गया मानसिक असंतुलन होने वाला, मानसिक विकलांग पर्सन। जो आदमी मैड पर्सन हो, पागल हो, वो आदमी जो दिवालिया हो, बैंकरप्ट हो, ऐसा पर्सन कभी भी लोकसभा का मेंबर नहीं बन सकता। उसकी कोई गवर्नमेंट जॉब हो तो वो तो रिजाइन कर देगा, बट इन दोनों का कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर है, ऐसा नहीं होगा। बैंकरप्ट पर्सन को और मेंटली डिसेबल्ड पर्सन को हम लोग लोकसभा के क्वालिफिकेशन के हिसाब से मेंबरशिप नहीं दे सकते। तो हमने लोकसभा के मेंबरशिप का हिसाब देखा कि कितने नंबरिंग होगी, क्या उसके नाम होंगे, कैसे उसका इलेक्शन होगा, इलेक्शन का टाइमिंग कितना होगा, 4 साल 5 साल जो भी था, हमने दिखाया आपको कि 5 इयर्स का है, 9 टाइम्स डिसॉल्व हो गई। फिर हमने एक चीज देखी कि क्या क्वालिफिकेशन उसकी होती है। आगे हम देखने वाले हैं इसको कौन इसका हेल्डिंग करेगा, तो इसमें कौन कौन से ऑफिसर्स होंगे। तो ऑफिसर्स की बात की जाए तो इसके पास 2 ऑफिसर है, एक पर्सन होता है स्पीकर और एक पर्सन होता है डेप्यूटी स्पीकर। तो स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर दोनों के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक सेक्शन बता देता हूं। आर्टिकल सेक्शन 85 क्या कहता है। आर्टिकल सेक्शन 85 कहता है कि अगर कोई भी लोकसभा की कोई मीटिंग चल रही है, एक मीटिंग खत्म हो गई, घर चले गए लोग, तो उसकी दूसरी मीटिंग भी तो होगी कभी। तो फाइनली एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं मैं आपको, द गैप इंटरवल बिटवीन 2 मीटिंग्स, the gap interval between 2 meetings should not be more than 6 months। लोकसभा की एक मीटिंग और दूसरी मीटिंग के बीच में 6 महीने से ज्यादा का कोई गैप नहीं होना चाहिए, एनी हाउ कंडीशन। 6 महीने से ज्यादा का क्या नहीं होना चाहिए, कोई गैप नहीं होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है। आर्टिकल सेक्शन 85 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया ये कहता है कि द गैप इंटरवल बिटवीन 2 मीटिंग्स कितना नहीं होना चाहिए, 6 महीने से ज्यादा। मतलब एक मीटिंग अगर सपोज करो 1 जुलाई को हुई है, तो आप ये नहीं 31 दिसंबर तक आपने कोई मीटिंग हेल्ड करी नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। 6 महीने से ज्यादा की कोई मीटिंग नहीं होना चाहिए, उसका गैप नहीं होना चाहिए, इंटरवल्स, ठीक है। हाँ, हम बात करते हैं आगे स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर को। डेप्यूटी स्पीकर का मैं आपको क्लियर कर देता हूं। यहां पर कुछ आर्टिकल सेक्शंस काम करेंगे और उस आर्टिकल सेक्शन के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया में लोकसभा इटसेल्फ वर्ड में यहां पे यूज कर रहा हूं, क्यों, खुद स्वयं। तो लोकसभा इटसेल्फ विल अपॉइंट, लोकसभा इटसेल्फ विल अपॉइंट अ स्पीकर एंड अ डेप्यूटी स्पीकर। लोकसभा खुद अपने मेंबर में से एक को स्पीकर और एक को डेप्यूटी स्पीकर अपॉइंट करती है। इसका कोई इलेक्शन नहीं हुआ है, इसको क्या किया गया, अपॉइंट किया गया। किसने किया, लोकसभा ने खुद ने किया है, कोई बात नहीं। अब इसका क्या सिस्टम है, बट दे कैन बी रिमूव्ड, बट दे कैन बी रिमूव्ड मतलब इन्हें हटाया भी जा सकता है 14 डेज प्योर रिसिप्ट और बिल। अगर कोई बिल पास होता है तो 14 दिन पहले आप उसे नोटिस दोगे और वो पर्सन हटा दिया जाएगा। अब कैसे होगा नोटिस सिस्टम, कैसे बिलिंग पावर क्लियर होती है, वो देख से समझते हैं। यहां पर सपोज करो लोकसभा, एक राज्यसभा और एक हमारे पास प्रेसिडेंट। तो इसमें क्या होता है कि जब कोई बिलिंग होती है तो यहां से कोई चीज क्लियर होती है। इसका 1/3 सेक्शन और 2/3 सेक्शन ये वर्क करता है अलग अलग जगहों पर। 1/3 और किसी किसी जगह पर 2/3 चलेगा, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा अगले टॉपिक्स में। तो लोकसभा अगर कोई बिल पास करती है, सपोज करो इन्होंने कहा हम लोकसभा के स्पीकर को हटाना चाहते हैं, इन्होंने रिमूवल पोर्शन दे दिया, सिग्नेचर कर दिए इन्होंने, 1/3 ने 2/3 ने।
इधर सिग्नेचर रहा, इधर भी सिंपल मेजोरिटी 1/3 2/3 का चलेगा। इन्होंने भी सिग्नेचर्स कर दिए, राज्यसभा से बिल पास हो गया। राज्यसभा से बिल पास होगा, सीधा जाएगा प्रेसिडेंट्स के पास, और प्रेसिडेंट्स इसको अगर सिग्नेचर कर देता है तो आप क्लियर माने कि लोकसभा का स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर को रिमूवल किया जा सकता है, इंपीच किया जा सकता है, और 14 दिन पहले हम लोग उसे क्या दे सकते हैं, नोटिस दे सकते हैं कि अब आपको हम हटाने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारे एक तरीके का प्रोसेस है, रिमूवल प्रोसेस कहेंगे। अच्छा, एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं, प्रेसिडेंट फर्स्ट टाइम में किसी भी चीज को सिग्नेचर करे ये कोई जरूरी नहीं है, ढंग से सुन लें इस बात को। प्रेसिडेंट ने फर्स्ट टाइम के लिए इसे रिमूवल कर सकता है, दोबारा से सेंड कर सकता है, और इस तरीके से दोबारा सेंड कर सकता है। इस पे इसको कहते हैं रिकंसिडरेशन। रिकंसिडरेशन का मतलब है प्रेसिडेंट्स ने अगर सपोज करो कोई भी बिल है, उसको लगता है कि ये बिल सही नहीं है, तो इसे प्रॉपर चेक किया जाए, तो वो दोबारा से लोकसभा के पास भेज सकता है, फिर लोकसभा उसे राज्यसभा के पास भेजेगी, राज्यसभा उसे प्रेसिडेंट के पास भेजेगी। अगेन अगर कोई चीज दोबारा सेम टू सेम आती है विदाउट एनी रिकंसिडरेशन तो उसको साइन करने पड़ते हैं। वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा प्रेसिडेंट्स का पूरा पोर्शन क्या है। फिलहाल तो आप ये समझ लीजिए कि कोई भी बिल पास होगा और बिल पास होने के बाद हम स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर को हटा सकते हैं, 14 दिन पहले नोटिस दे सकते हैं, और इसको बनाने का जो काम होता है वो लोकसभा खुद इटसेल्फ करती है इस काम को, मतलब खुद ही बनाती है इसे। ठीक है, इसे कोई दूसरा नहीं बनाता है। आगे देख रहे हैं हम लोग, तो लोकसभा में स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का पता चल गया। हमने देखा यहां पर लोकसभा में हम लोग स्पीकर और एक डेप्यूटी स्पीकर का है ना, इसका पता चलने के बाद अब हम थोड़ा सा यहां देखते हैं कि इसके क्या पावर हैं और क्या इसके फंक्शन है। लोकसभा के स्पीकर के पास कौन कौन सी पावर है और कौन कौन से फंक्शंस हैं, पॉइंट वाइज गिनते चलना। फर्स्ट नंबर का पॉइंट है ब्रिटिश हाउस ऑफ द कॉमन, BSC। जैसा ब्रिटिश गवर्नमेंट में वहां के हाउस कॉमन्स का होता है, CMS पोस्ट है इसकी है, बिल्कुल जैसा इंग्लैंड के अंदर इसकी पोस्ट है वैसी की पोस्ट सेम इसकी है। अब इसके पावर फंक्शन क्या है, कैसे काम करेगा। पॉइंट नंबर 1, प्रेसाइड्स द मीटिंग। प्रेसाइड द मीटिंग का मतलब है लोकसभा की कोई मीटिंग होगी तो उसका अध्यक्ष बनेगा ये कौन, लोकसभा का स्पीकर। ठीक है, तो प्रेसाइड्स द मीटिंग का मतलब लोकसभा की मीटिंग लेने की पावर है इसके पास। पॉइंट नंबर 2, मीटिंग के दौरान कोई भी ड्यूरिंग द मीटिंग एक लॉ पास करना, कोई ऑर्डर निकालना, और पूरी मीटिंग डिसिप्लिन के हिसाब से होनी चाहिए। कोई लॉ पास करना है, कोई ऑर्डर निकालना है, और या फिर कोई डिसिप्लिन की बात आती है, ये सारे काम को मेंटेन करने का काम, इन तरह के सारे कामों को मेंटेन करने का काम किसका होता है, लोकसभा के स्पीकर का होता है। तो फाइनली रिपीट करते हैं, लोकसभा की स्पीकर की जो पोस्ट है वो है हमारे पास में एज ए ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन, इंग्लैंड में जैसा पोर्शन है सेम पोर्शन। पॉइंट नंबर नेक्स्ट आता है कि इसके पास जो पावर है वो है कि वो प्रेसाइड्स द मीटिंग, मीटिंग को प्रेसाइड करता है, कौन सी मीटिंग किस तरीके से चलने वाली है। नेक्स्ट पॉइंट्स आता है हमारे पास में कोई लॉ है, कोई ऑर्डर है, या फिर कोई डिसिप्लिन है, तो इस तरह की चीजों को भी मेंटेन करने का काम इसी का ही है। आगे आता है पॉइंट नंबर नेक्स्ट, अगर सपोज करो कोई टॉपिक है और उस टॉपिक के ऊपर आपको डिबेट करना है, उस टॉपिक पे डिबेट करना है या फिर कोई डिस्कशन करना है, आप टॉपिक पे कोई डिबेट कर रहे हो, डिस्कशन कर रहे हो, तो टॉपिक पे कब हमें वाद विवाद करना है, कब उस पर डिस्कशन करना है, उसका प्रॉपर टाइम फिक्स किया जाता है, और वो टाइम फिक्स करने वाला पर्सन होता है ये स्पीकर एंड अ डेप्यूटी स्पीकर। ढंग से सोना स्टेटमेंट क्या है, ऐसा टॉपिक पे कोई भी टॉपिक ले सकते हैं, कोई भी इशू हो सकता है, कोरोना का टॉपिक हो, कोई इमरजेंसी का टॉपिक हो, किसी भी तरह का कोई टॉपिक हो सकता है, उस पर कोई डिस्कशन करना है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कोई टॉपिक हो सकता है, तो उस पर कोई डिबेट है, कोई डिस्कशन करना है, तो उसके लिए टाइम फिक्स होना चाहिए कि भाई कितने बजे हम इस बात को करने वाले हैं। तो इस तरह की चीजें हैं, वो कौन स्पीकर करेगा, इसको स्पीकर क्या करता है, लोकसभा का स्पीकर पहले फिक्स करता है कि हाँ हम लोग ये काम इतने बजे करने वाले। क्लियर। अब ये हमारे पास में इसके पावर फंक्शंस हुए। एक इंपॉर्टेंट पावर फंक्शन होता है हमारे पास, ढंग से सुनाइए क्या है इंपॉर्टेंट पावर फंक्शंस क्या है इसका। यहां हमारे पास प्रेसिडेंट्स और ये हमारे पास पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। तो देखें एक बार, लोकसभा को या फिर पार्लियामेंट्स की बात करें, पार्लियामेंट को कोई बात प्रेसिडेंट्स के पास पहुंचानी है, प्रेसिडेंट्स को कोई बात पार्लियामेंट के पास पहुंचानी है, तो दोनों के बीच में एक मीडिएटर होता है, और इस मीडिएटर का रोल प्ले करने वाला पर्सन होता है लोकसभा का स्पीकर।
स्टेटमेंट ढंग से सुने। लोकसभा का स्पीकर पार्लियामेंट्स के और प्रेसिडेंट्स और पार्लियामेंट दोनों के बीच में मीडिएटर का रोल प्ले करेगा। किसका रोल प्ले करेगा? मीडिएटर का, मतलब इस वाली बात को वहां तक पहुंचाने का, उस बात को यहां तक पहुंचाने का। जो मैन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर करता है। क्लियर? आगे देखें। देखो ये नॉर्मल सी बातें हैं कि हमने स्पीकर के बारे में देखा, लोकसभा का सीट सिस्टम देखा, क्या क्वालिफिकेशंस थी क्या नहीं थी। और इसके अलावा भी अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट अलग एक्स्ट्रा में बात करें तो जब लोकसभा का स्पीकर सिस्टम हुआ था तो 17 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 भारत में फर्स्ट टाइम लोकसभा का सेशन चला था। 17 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 तक फर्स्ट टाइम। और फर्स्ट टाइम लोकसभा का स्पीकर बनाया गया था जी.वी. मावलंकर। ढंग से सुने क्या वर्ड्स है? गणेश वासुदेव मावलंकर। जी.वी. मावलंकर भारत के पहले लोकसभा स्पीकर बने थे। और इसके अलावा भारत में फर्स्ट टाइम अगर कोई लेडी स्पीकर बनी थी तो उनका नेम है मीरा कुमार। भारत में फर्स्ट टाइम लेडी स्पीकर कौन थी? मीरा कुमार। भारत के पहले स्पीकर कौन है? गणेश वासुदेव मावलंकर। और इसके अलावा अपन देखें तो एम अनंतशय्यम अयंगर एम अनंतशय्यम अयंगर फर्स्ट डेप्यूटी स्पीकर ऑफ इंडिया। भारत के पहले लोकसभा के उपाध्यक्ष डेप्यूटी स्पीकर कौन थे? एम अनंतशय्यम अयंगर। पहले स्पीकर कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर। लेडी स्पीकर कौन थी? मीरा कुमार। लेडी स्पीकर कौन है? मीरा कुमार। और एट प्रेजेंट अगर बात की जाए तो लोकसभा के स्पीकर भारत के हैं ओम बिरला। आपको पता होगा इस बात का, लोकसभा के एट प्रेजेंट अगर कोई स्पीकर है तो वो कौन है? ओम बिरला। तो ये नॉर्मल सी बेसिक सी नॉलेज है कि फर्स्ट टाइम लोकसभा का सेशन कब चला था, कौन स्पीकर बना था, कौन डेप्यूटी स्पीकर बना था, एट प्रेजेंट कौन स्पीकर है कौन नहीं है। ये नॉर्मल सी बात है। अब हम बात करेंगे आगे चल के कि लोकसभा के पावर फंक्शंस क्या है, क्योंकि अब लोकसभा खत्म होने वाला है टॉपिक। तो लोकसभा के फाइनली हम लोग पावर फंक्शंस देख लेते हैं। तो देखते हैं हम लोग लोकसभा के, ये हमारे पास इसके कुछ पावर और उसके कुछ फंक्शंस। ठीक है, तो पावर और फंक्शंस क्लियर कर लेते हैं क्या है इसके। फर्स्ट नंबर पे टॉपिक आता है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन आर्टिकल सेक्शन 54। आर्टिकल सेक्शन 54 क्या कहता है? ढंग से सुने कि लोकसभा के पास जो पावर फंक्शन है, कौन कौन से काम कैसे कैसे करने वाला, उसमें फर्स्ट नंबर का टॉपिक आता है इलेक्शन कमीशन। आर्टिकल 54 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया ये कहता है कि लोकसभा के मेंबर और स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर दोनों जॉइंटली प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। मतलब लोकसभा के पास एक ऐसी पावर है कि वो प्रेसिडेंट्स को ये इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकती है। आर्टिकल 54 के हिसाब से प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा और प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा, उस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में लोकसभा के मेंबर और स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर दोनों जॉइंटली इलेक्ट कर सकते हैं प्रेसिडेंट्स को। पॉइंट नंबर 1। नाउ द पॉइंट नंबर नेक्स्ट, आर्टिकल 368। देखो कॉन्स्टिट्यूशन का है आर्टिकल 368 सेक्शन क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। क्या है ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? इसको कहते हैं संविधान संशोधन। देखो अभी होता क्या है, जब एक बच्चा नोटबुक में कोई चीज राइट करता है और अगर उससे गलती हो जाती है, कोई मिस्टेक हो जाती है, तो बच्चा तुरंत उसे इरेज कर सकता है। बट यहां भी एक सिस्टम है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल लिखे गए हैं वो आर्टिकल 395 है और उन्हें कोई चेंज नहीं कर सकता। लेकिन अगर उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन में लगता है गवर्नमेंट को, लोकसभा के कुछ मेजोरिटी और राज्यसभा की कुछ सिंपल मेजोरिटी अगर सिग्नेचर करके कोई बिल पास करती है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल में चेंजेस किया जा सकता है, उसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहते हैं, संविधान में संशोधन। और ये होता है आर्टिकल 368 से, और इसे भारतीय संविधान के अंदर लिया गया है साउथ अफ्रीका से। मतलब भारत में इस तरह का जो लॉ है, ये सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशन में, ये इसको कहां से लिया था हमने? साउथ अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से हमने इसको लिया था आर्टिकल 368 को। तो आर्टिकल 368 क्या कहता है लोकसभा के स्पीकर के फंक्शंस के बारे में, वो सुनना है हमें। स्पीकर के फंक्शन में ये कह रहा है ये कि अगर सपोज करो लोकसभा की एक सिंपल मेजोरिटी, वही 1/3 2/3,
अगर सिग्नेचर करती है तो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकती है। मतलब लोकसभा के पास ये पावर है कि वो संविधान के अंदर भी चेंजेस ला सकती है। अगर कोई टॉपिक्स पे, कोई भी लॉ पे कोई चेंजेस करना है, कोई लॉ बनाना है तो वो बना सकती है। ठीक है, पॉइंट नंबर नेक्स्ट क्या था हमारे पास, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, आर्टिकल को कैसे चेंजेस किया जाता है। पॉइंट नंबर 1 था इलेक्शन कमीशन, आर्टिकल 54 ये कह रहा था कि प्रेसिडेंट्स को इलेक्ट करने के लिए लोकसभा के स्पीकर जो होता है वो लोकसभा के जो मेंबर्स हैं और स्टेट लेजिस्लेचर के जो मेंबर हैं वो दोनों ही ज्वाइंटली क्या कर सकते हैं, उसको इलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आगे पॉइंट नंबर थर्ड, पॉइंट नंबर थर्ड है हमारे पास आर्टिकल सेक्शन 75 थर्ड। 75 थर्ड क्या कहता है, 75 थर्ड है कंट्रोल ऑन द एग्जीक्यूटिव, कंट्रोल ऑन द एग्जीक्यूटिव। अब मैं आपको क्लियर कर देता हूं एग्जीक्यूटिव का कंट्रोलेशन क्या है। देखो लोकसभा में 545 मेंबर थे, जिसमें से 530 हमने स्टेट से उठाए और 13 हमने कहां से लिए थे, यूनियन टेरिटरी से, और 2 हमारे प्रेसिडेंट ने दिए थे। ये हमारा एक प्रोसेस था। इस प्रोसेस में हमको यहां देखना है कि क्या कंट्रोलेशन है। ये कंट्रोलेशन है कि एग्जीक्यूटिव पे कंट्रोल, और एग्जीक्यूटिव में आता है सबसे पहले प्रेसिडेंट, फिर आता है पीएम, और पीएम के नीचे आता है सीएम। सीएम मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, नॉट चीफ मिनिस्टर। ढंग से सुने, प्रेसिडेंट्स के नीचे प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के नीचे आइए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में बैठने वाली है कैबिनेट, जिसमें आपके कैबिनेट्स के अलावा हमारे पास में कुछ डेप्यूटी मिनिस्टर्स भी होंगे। इसके अलावा हमारे पास कुछ स्टेट मिनिस्टर भी होंगे, कैबिनेट मिनिस्टर, डेप्यूटी मिनिस्टर और स्टेट मिनिस्टर। ये सारे मिनिस्टर्स होंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में। और इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये मेनली कंट्रोल में आती है किसके, लोकसभा के। आर्टिकल सेक्शन 73 का थर्ड पार्ट ये कहता है कि लोकसभा के पास में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कंट्रोल करने की, एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करने की पावर होती है। और फाइनली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज टोटली रेस्पॉन्सिबल टू एग्जीक्यूटिव। किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, एग्जीक्यूटिव के लिए। और एग्जीक्यूटिव किसके लिए होगा, लोकसभा के। तो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं, काली क्या होता है, इसका कंट्रोलेशन होता है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं अगले टॉपिक, अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 1 क्या था हमारे पास, इलेक्शन कमीशन। पॉइंट नंबर 2 हमने देखा था यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने की पावर। पॉइंट नंबर 3 देखा हमने कंट्रोलेशन की पावर। और आगे हम देख रहे हैं पॉइंट नंबर 4, और वो है हमारे पास जुडिशियल पावर। ढंग से देखें जुडिशियल पावर क्या है। जुडिशियल पावर में आपको एक छोटी सी चीज समझनी पड़ेगी, लिस्ट। लिस्ट क्या है, 3 तरह की लिस्ट होती है। एक होती है हमारे पास यूनियन लिस्ट, एक होती है हमारे पास में कॉनकरेंट लिस्ट सीसी, और एक लिस्ट होती है हमारे पास स्टेट लिस्ट। लिस्ट क्या है, लिस्ट ऐसा है कि जिसके पास पावर है वो उतनी पावर रखेगा। जैसे कि यूनियन लिस्ट में है, आपका मान के चलो रेलवे है, पूरे भारत में चल रही है, तो पूरा कंट्रोलेशन सेंट्रल गवर्नमेंट का है उस पर। इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, डिफेंस, ऐसे टॉपिक, इंडियन पोस्ट, सेंसस डिपार्टमेंट, जनगणना वाला, तो ये सारे डिपार्टमेंट क्या है, सेंट्रल लेवल पे वर्क कर रहे हो। सेंट्रल लेवल पे जैसे आप इंडियन नेवी को ले सकते हैं, ठीक है ना, जितनी भी गवर्नमेंट्स की जो भी हैं, तो इसमें जो लेवल पे नेशनल लेवल पे वर्क किया जाएगा वो यूनियन लिस्ट में आएगा। वो टॉपिक कोई भी टॉपिक हो सकता है, वो सीधा किसके पास जाने वाला है, यूनियन लिस्ट के पास में। कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट क्या है, तो स्टेट लिस्ट में ये है जो टॉपिक स्टेट के पास है। जैसे स्टेट की राजस्थान पुलिस सपोज करो, स्टेट गवर्नमेंट में काम करेगी, इसके अंडरटेकिंग वर्क करेगी, तो जो टॉपिक स्टेट के अंडर आएगा वो स्टेट के अंडर, जो सेंट्रल के अंडर आएगा वो ऑल ओवर इंडिया के अंदर। लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जहां भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर काम करती है, उसे कहते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट को हिंदी में कहते हैं समवर्ती सूची। मतलब जैसे सपोज दैट मेरे पास ये इंडिया है और ये गुजरात बना हुआ है, यहाँ महाराष्ट्र है और ये एमपी का पोर्शन। अब एक डैम बनाया आपने, ये डैम का वाटर अगर गुजरात में भी जा रहा है, महाराष्ट्र में जा रहा है, इधर से एमपी जा रहा है, राजस्थान जा रहा है, 4 स्टेट कवर हो गए। तो 4 स्टेट कवर हो गए तो यार राज्य सरकार का मैटर नहीं है, ये मैटर आ जाएगा सीधा आपके कॉन्करेंट में। टॉपिक नेक्स्ट ले सकते हैं, एक बड़ा सा जंगल है, फॉरेस्ट, और वो बड़ा फॉरेस्ट है, वो फॉरेस्ट करीब 3 स्टेट्स के अंदर फ्लॉट है, 3 स्टेट्स को एक्सपेंड करता है। और अगर 3 स्टेट्स को एक्सपेंड करता है तो वहां ये समझना है आपको कि ये तीनों स्टेट्स है, तो एक स्टेट गवर्नमेंट के पास तो वर्क रहा नहीं, तो ये तीनों के पास रहेगा, तो फाइनली हम कैसे कह सकते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट। तो अब टॉपिक ये नहीं है कि लिस्ट के बारे में जानना, लिस्ट के बारे में तो हम टॉपिक में बाद में देखेंगे, आएगा ये टॉपिक। लेकिन फिलहाल हम ये कह रहे हैं कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जुडिशियल जो पावर है वो ये कहती है कि यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट में चेंज करने की पावर
लोकसभा के पास है। एंड इन सम केसेज, मतलब कुछ ऐसे केसेस होंगे, उन केसेस में वो स्टेट की लिस्ट में भी चेंज कर सकती है। कुछ केसेस में, एक्सेप्शन केसेस हैं ये, हर केसेस में हम लोग ये नहीं कहेंगे। तो जो जुडिशियल पावर है वो जुडिशियल पावर क्या कहती है, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में चेंजेस करने की पावर है लोकसभा के पास। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होंगे जिन केसेस में वो स्टेट लिस्ट में भी क्या कर सकती है, चेंजेस कर सकती है। आगे देखें हम लोग, 4 पावर हो गई हमारी। एक मैंने आपको बताई थी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पावर, एक बताई जुडिशियल पावर, एक बताई इलेक्शन कमीशन की पावर, एक बताई मैंने आपको कंट्रोल ऑन एग्जीक्यूटिव पावर, और एक फाइनली पावर आती है आपके पास में 5th नंबर की, और वो पावर है आपकी मनी बिल। मनी बिल हिंदी में कहते हैं धन विधेयक, पैसा। फाइनेंशियल पावर, फाइनेंशियल पावर क्या है, देखो लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट्स ये पार्लियामेंट्स के पार्ट हैं। इसमें लोकसभा में आपको पता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बैठती है, और इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में एक फाइनेंस मिनिस्टर बैठता है। फाइनेंस मिनिस्टर फाइनेंस के का पूरा एनुअल बजट फरवरी के मंथ में पास करता है। वो ये दिखाता है कि इंडिया में इस बार हमारा कितना बजट होगा। अगर ये डिसाइड करता है कि 25,000 करोड़ कि हमें एक बुलेट ट्रेन चलानी है, हमें इतने का ये करना है, हमें उतना वो करना है, तो जो एनुअल बजट निकाला जाएगा वो एनुअल बजट फरवरी के मंथ में कौन रखता है, फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर अंडरटेकिंग होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसको हेड करता है कौन, पीएम। तो ये बैठते कहां पर है, लोकसभा में। सिंपल सी बात है, किसमें आएगा, लोकसभा में। तो लोकसभा के पावर फंक्शन ये कहते हैं कि लोकसभा ये डिसाइड करती है कि ये एनुअल बजट, ये फाइनेंशियल बिल रखना है या नहीं रखना है। उस मनी बिल को पास करने की पावर सिर्फ लोकसभा के पास होती है, ना कि राज्यसभा के पास होती है। तो फाइनली अपन एक चीज समझे, लोकसभा के पास में हमारे पास क्या पावर है, फाइनेंशियल पावर है। उस फाइनेंशियल पावर के हिसाब से वो राज्यसभा के पास ऐसी कोई पावर नहीं है। फाइनेंशियल पावर राज्यसभा के पास नहीं है, वो किसके पास है, लोकसभा के पास है, और लोकसभा ही उसका पूरा कंट्रोलेशन रखती है। फाइनली हम ये कह सकते हैं कि मनी बिल कैन बी पास बाय द लोकसभा ओनली, ठीक है। हाँ, राज्यसभा के पास मनी बिल जाता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ रिकंसिडरेशन के लिए। वो उस पर कंसीडर कर सकती है, लेकिन कोई एडवाइस देखना चाहे तो एडवाइस दे सकती है, पर यह जरूरी नहीं है कि लोकसभा उस एडवाइस को माने या ना माने। तो कोई भी मनी बिल पास करना है, लोकसभा उसको पास करेगी, राज्यसभा को उसको सिग्नेचर करने पड़ेंगे, और प्रेसिडेंट को भी उसमें सिग्नेचर करनी पड़ेगी। रिकंसिडरेशन के लिए दोबारा जा सकता है ये प्रोसेस, लेकिन राज्यसभा उसमें सिर्फ एडवाइस दे सकती है, लोकसभा उसको माने नहीं माने वो उसका प्रॉब्लम है। तो फाइनली आज के इस टॉपिक में हमने गवर्नमेंट्स के ऑर्गन्स के बारे में देखा, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी के बारे में, क्या नॉमिनेशन होता है, क्या इलेक्शन होता है। इन चीजों को देख करके आगे वाले जो टॉपिक है उसमें हम नेक्स्ट राज्यसभा के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।